अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। अच्छा बेटा, आज के सेशन के अंदर हमने डिस्कशन का आगाज़ करना है अपने अगले चैप्टर का। अच्छा, पिछले चैप्टर से रिलेटेड एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो मैं चाह रहा था आपको बताऊं, मेरे जहन से निकल गया। वैसे आपने डिटेल्ड लेक्चर के अंदर चीज़ें देखी होंगी, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, लेकिन एक बात जो इसमें मैं हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये थी, काउंटिंग ऑफ डेज। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए जो डेज की काउंटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपने मेन लेक्चर में देखी होगी, मैं उसके ऊपर बहुत इजी सा एस्पेक्ट है। ऐसी बात है, आप लोग सीए फाइनल के अंदर आ गए हैं और डेज की काउंटिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बतानी चाहिए, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। डेज की काउंटिंग बड़ी सिंपल है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आप जो डेज की काउंटिंग करेंगे, उसमें आप उंगलियों पर दिन गिनेंगे, उंगलियों पर दिन गिनेंगे, और उंगलियों पर दिन भी ऐसे गिनेंगे कि ये अल्लाह पाक ने जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हाथ दिए हैं, 10 उंगलियां दी हैं, उसमें आप अगर अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो आपकी उंगलियां जैसे ही बंद होती हैं तो पीछे उसके पीछे हड्डियां उभर के आती हैं। सही। तो जो फर्स्ट उंगली है, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, शहादत की उंगली कहते हैं। उसके पीछे जो उभरी हुई हड्डी है, कंसिडर दिस एज जनवरी। दूसरी हड्डी और पहली हड्डी के बीच में जो गैप है, कंसिडर दिस एज फरवरी। फिर जो दूसरी हड्डी आ रही है, इट्स मार्च। फिर ये गैप अप्रैल, फिर ये हड्डी मई, फिर ये हड्डी जून, फिर ये गैप जून, फिर ये हड्डी जुलाई, फिर ये हड्डी वापस आ जाती है। इसके बाद वापस से फर्स्ट फिंगर से शुरू होगा तो दो हड्डियां एक साथ आ जाएंगी, दो उभरी हुई हड्डियां एक साथ आ जाएंगी, एक जुलाई की, एक अगस्त की, दोनों 31 के महीने हैं, फेब का 28 का महीना है, बाकी के ऐसे ही और चलता रहेगा। जो उभरा हुआ जो उभरी हुई हड्डी है वो 31 का महीना है, जैन 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, अगस्त 31, सॉरी जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब मिसाल के तौर पर कोई 16 तारीख को पाकिस्तान में आ रहा है, 16 अप्रैल को, तो अप्रैल के कितने दिन वो पाकिस्तान में रहा? मैंने कहा सर अप्रैल के अंदर दिन कितने होते हैं? जैन फेब मार्च अप्रैल, जैन फेब मार्च अप्रैल, 30 दिन। 16 को वो पाकिस्तान में आ रहा है, 16 को वो पाकिस्तान में आ रहा है, तो कितने दिन रहा? तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक, 30 - 16 कर देते हैं। डोंट डू दिस। 30 - 16 करेंगे तो आंसर आएगा 14। जब भी अगर ऐसी हरकत आप करें तो +1 कर दें, क्योंकि जब 13 - 16 करते हैं तो 16th का डे काउंटिंग में नहीं आता, जबकि रूल बड़ा क्लियरली कहता है डे ऑफ अराइवल भी काउंट होगा पूरा पूरा, तो 16 पूरा काउंटिंग में आना चाहिए बाहर। तो और ये जब आपने डिटेल लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने ये सारी बातें बताई हैं, आपने क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। क्विक रिवीजन के अंदर ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको रिकैप कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा भाई, डिडक्टिबल अलाउंसेस हमारा जो अगला चैप्टर है, इट्स डिडक्टिबल अलाउंसेस। डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं क्या? देखो, डिडक्टिबल अलाउंसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स, तो ये हैं बेनिफिट्स ऑफ टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं डिडक्टिबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा, इसके अंदर उसूल कुछ इस तरह से, सीन कुछ इस तरह से है मेरे बच्चों, कि ये जो हेड्स ऑफ इनकम आपके पास, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, बिजनेस इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट हेड ऑफ इनकम। अच्छा, तो उसूल ये है कि इस सारे हेड्स ऑफ इनकम की जो नॉर्मल वाली इनकम है, एन टीयर वाली इनकम है, देखो एफटीआर, तो हमने ये देखा था एफटीआर तो किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, एफटीआर की इनकम अलग ही से आती है।
वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। नॉर्मल टैक्सेबल इनकम जिस पर स्लैब रेट्स लगते हैं उसमें एफटीआर की इनकम नहीं आती। सही है, उसमें फिर एफटीआर की इनकम आपकी नहीं आती। अच्छा, तो सर कौन सी आती है? नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में कौन सी वाली इनकम आती है? देखो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में एनटीआर के अंदर वो इनकम आती है जो हेड्स ऑफ इनकम में जाती है। ठीक है, तो उसका उसूल कुछ इस तरह से होता है कि हम हर हेड ऑफ इनकम का जो रेवेन्यू बोल दो, टर्नओवर बोल दो, ग्रॉस रिसीट्स बोल दो, सेल्स बोल दो, यानी कि जो टॉप लाइन होती है उसमें से हम उस हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग के अंदर आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, पीएनएल बनाया, तो उसमें आप ये करते थे कि भाई बिजनेस इनकम अगर आप अकाउंटिंग में कैलकुलेट कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए टैक्स की दुनिया से हट जाओ, तो आप जो बिजनेस अकाउंटिंग के लिए जो बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करते थे? उसमें आप ये करते थे कि आप टर्नओवर में से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हो, रेवेन्यू में से कॉग्स, एडमिन, फाइनेंशियल, सेलिंग एक्सपेंसेस, इन सबको आप लेस करते हो। और जब आप इनको लेस कर देते हो तो फिर आपके पास एक फिगर आ जाती है विच इज पीबीटी। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके लिए टैक्स की दुनिया का क्या है? टैक्सेबल इनकम, बिजनेस इनकम। ठीक है, लेकिन टैक्स के अंदर हम सिर्फ बिजनेस इनकम को टैक्स नहीं करते, बिजनेस इनकम के अलावा भी इनकम को टैक्स करते हैं। तो हमने कहा भाई अकाउंटिंग में जो आप बिजनेस इनकम के साथ ट्रीटमेंट करते हो वही बाकी हेड्स के साथ भी होता है। पढ़ लेंगे अभी हम, लेकिन होता वही, यानी हर हेड ऑफ इनकम की कोई टॉप लाइन होगी, उसमें से उसी हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस होंगे, और उस हेड से रिलेटेड एक इनकम का एलिमेंट आ जाएगा आपके पास। यानी ये क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम है, ये टैक्सेबल आईएफओएस है, ये टैक्सेबल सीजी है, ये टैक्सेबल आईएफपी है, ये टैक्सेबल सैलरी है। जी, तो हमने कहा ये सारे टैक्सेबल इनकम वाली अमाउंट को आप एड अप करो और उसमें एग्जेम्प्ट इनकम को भी उसके साथ ऐड अप कर दो। जब आप इन सारी अमाउंट्स को ऐड अप कर दोगे तो ये आ गई आपके पास टोटल इनकम। ये आ गई टोटल। सर क्या इसमें एफटीआर की इनकम शामिल है? आंसर इज अभी जो आपको नजर आ रही है उसमें शामिल नहीं है। कर देते हैं उसमें एफटीआर को भी शामिल, बाद में देखेंगे। अभी एफटीआर की इनकम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि एफटीआर और एमटीआर की चूंकि पूरी मूवी चलेगी तो अभी ट्रेलर भी नहीं दिखा रहा मैं आपको। प्रेजेंटेशन के लिए डालने को डाला जा सकता है, अदरवाइज टोटल इनकम में ये चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? सर सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो आ जाती है टोटल इनकम। और टैक्सेबल इनकम कैसे आती है? जब हम टोटल इनकम में से, देखो ये है टोटल इनकम, जब हम टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं किसको? एग्जेम्प्ट इनकम को हटा देते हैं, क्योंकि टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम शामिल है, तो हम एग्जेम्प्ट इनकम को हटा देते हैं। और साथ में क्या भी हटा देते हैं, एक और चीज भी हटा देते हैं जिसे हम कहते हैं डिडक्टिबल अलाउंसेस। ये भी हम हटा देते हैं। सही है? इसका मतलब सर अगर ये सब चीजें हम हटा देते हैं तो हमारे पास जो फिगर है वो कम हो जाएगी। जी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा अल्टीमेटली वो कम हो जाएगी। जी कम हो जाएगी। इसका मतलब सर ये बेनिफिट की चीज है। जी बेनिफिट की चीज है। इसका मतलब इसको ग्रीन हाईलाइट कर दिया जाए, देख लो हमने कर दिया। तो टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम भी लेस हो जाएगी क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो भी हट जाएगी। और डिडक्टिबल अलाउंसेस भी हट जाएंगे क्योंकि उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सर ये डिडक्टिबल अलाउंस पर टैक्स क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एक बेनिफिट है। कौन दे रहा है? टैक्स वाला दे रहा है, लॉ दे रहा है, कानून दे रहा है, टैक्स का कानून दे रहा है। तो मतलब सर ये फायदे की चीज है। जी सर, इसका मतलब ये टैक्सेबल इनकम को कम कर रही है। जी सर, ये किस हेड ऑफ इनकम में से लेस होगी? हमने कहा देखो ये किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में से लेस नहीं होगी। पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में से तो देखो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस होंगे, हर हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस होंगे। सिर्फ सैलरी में मैंने एनए लिखा हुआ है क्योंकि सैलरी के अंदर से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, ये हम सैलरी के हेड में देख लेंगे। इसका मतलब ये सर डिडक्टिबल अलाउंसेस ऐसी डिडक्शन है जो किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में से लेस नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल टोटल इनकम में से लेस होंगी। जी बेटा, यही डेफिनेशन है डिडक्टिबल अलाउंसेस की। ऐसी डिडक्शंस जो किसी हेड ऑफ इनकम में से लेस ना हो, जो टोटल इनकम में से लेस हो, वो कहलाती हैं डिडक्टिबल अलाउंसेस। फिर क्या होता है सर? टैक्सेबल इनकम आ गई, अब हम क्या करेंगे?
अच्छा भाई, टैक्सेबल इनकम आ गई सर। टोटल इनकम में से हमने एग्जेम्प्ट इनकम भी लेस कर दी, डिडक्टिबल अलाउंसेस भी लेस कर दी, क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम आ गई। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, जब हमने ये कह दिया सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, तो एग्जेम्प्ट इनकम तो इसमें वैसे ही शामिल नहीं है, और उसमें से लेस कर दिया डिडक्टिबल अलाउंसेस, तो टैक्सेबल इनकम आ गई। तो या हम ये बात करें, या हम ये बात करें, दीज आर वन एंड सेम थिंग, दीज आर नॉट टू थिंग्स, दीज आर वन एंड सेम थिंग। अच्छा, फिर क्या होगा? हमने कहा सर फिर होगा ये कि ये जो टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर आप फर्स्ट शेड्यूल का रेट अप्लाई करेंगे। कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? जो फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल, स्लैब रेट्स। रेट्स तो बहुत सारे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, रेट्स तो बहुत सारे हैं। आप अगर फर्स्ट शेड्यूल पे आ जाएंगे तो आपको रेट्स ही रेट्स नजर आएंगे। जरा हम दीदार भी कर लेते हैं, ऑर्डिनेंस खोल भी लेते हैं आपकी मोहब्बत में। तो बेटा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे तो हमें रेट्स ही रेट्स नजर आएंगे। रेट्स का एक अंबार नजर आएगा, हमें देख भी लेते हैं, हम एक दफा दीदार कर लेते हैं। हम दीदार कर लेंगे एक दो तीन दफा, उसके बाद जाहिर सी बात है आप उसको बार बार रेफर करते होंगे तो फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा। देख लो भाई, फर्स्ट शेड्यूल रेट्स ऑफ टैक्स का शेड्यूल है, हम 488 पर चले जाते हैं। अब इसके अंदर रेट्स ही रेट्स हैं। पार्ट वन, डिवीजन वन। अब डिवीजन वन के अंदर देखो, ये तो वो रेट्स हैं जो रिप्लेस हो गए, ये नहीं पुराने रेट्स हैं। नए वाले रेट्स आपको बड़ी वाली फॉन्ट में नजर आएंगे, बड़ी वाली हेड बड़े वाले फॉन्ट में नजर आएंगे। ठीक है, छोटे वाले फॉन्ट में तो आपको पुराने पुराने टेबल नजर आएंगे। इसमें चेंज भी था टैक्स ईयर 2026 में, क्योंकि ये सैलरी का टेबल था। सैलरी के अलावा जो नॉन सैलरीड वाला जो टेबल था, उसमें कोई चेंज नहीं था पिछले साल से, लेकिन ये सैलरी वाले में बाहर तो और चेंज है, तो वो आ गया आपके सामने। फिर डिवीजन टू में रेट फॉर कंपनीज आ गए, डिवीजन वन में इंडिविजुअल एओपी के रेट्स हैं, डिवीजन टू में रेट्स फॉर कंपनीज हैं। सही है? बड़े वाले फॉन्ट वाले, ठीक है। तो बहर तौर ये आपको रेट देखना आ जाएंगे, लेकिन आसानी के लिए हम ड्यूरिंग द लेक्चर, ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए, या कन्वीनियंस के लिए कह लो, हम ये जो रेट कार्ड है यही रेफर करेंगे बार बार। ठीक है, इसके अंदर आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा कि रेट अगर आपको मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। डिवीजन वन पार्ट वन का रेट है मिसाल के तौर पर। ठीक है, या मैंने टैक्स रेट ऑन पेंशन देखा तो क्लॉज टू ऑफ डिवीजन वन ऑफ पार्ट वन है, या अब आप खुद ही देख लेंगे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। टैक्स रेट फॉर कंपनी डिवीजन टू अभी देखा था आपने, पार्ट वन। सुपर टैक्स ऑन हाई इनकम डिवीजन टू भी पार्ट वन। सही है, तो रेफरेंस यहाँ पर मौजूद होगा, हम जो भी आपको टैक्स रेट रेफर करेंगे और आप उसको फर्स्ट शेड्यूल में देख ही लेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई, तो हमने कहा जो नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम है, जो ये वाली इनकम थी, इसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा? हमने कहा सर ये एनटीआर वाली इनकम है जी, ये एनटीआर वाली इनकम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम है। इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये वाला रेट लगेगा, स्लैब रेट्स। इंडिविजुअल और एओपी पर स्लैब रेट्स लगते हैं। सही है, जबकि कंपनी पर क्या रेट लगता है भाई? डिवीजन टू वाला। और डिवीजन टू वाला कौन सा है? स्मॉल कंपनी के लिए 20 है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। बैंकिंग कंपनी के लिए 39 है, जबकि एनी अदर कंपनी यानी कि बाकी सारी कंपनीज के लिए 29% का रेट है। बात समझ आती है बेटा? वापिस आ जाओ। तो हमने कहा जैसे ही ये हरकत आप करेंगे कि इस टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जो होगी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर, डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल। आसान बात है। उसमें से मजीद एक चीज लेस होगी, वो क्या चीज लेस होगी? टैक्स क्रेडिट्स। इसका मतलब सर अभी ये पे नहीं करना,
इसका मतलब सर अभी ये पे नहीं करना। सर इसका मतलब अभी ये पे नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना। इसमें से पहले ये लेस होगा। क्या लेस होगा? टैक्स क्रेडिट्स। सर ये टैक्स क्रेडिट्स क्या हैं? दीज आर बेनिफिट्स फॉर टैक्स पेयर। सर वो भी बेनिफिट थे जी, वो भी बेनिफिट थे। वो अलग जगह से लेस हो रहे थे। मिसाल के तौर पर ये दो एरियाज हैं। ये एरिया नंबर वन है, पहले टैक्सेबल इनकम निकलेगी, फिर टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। तो सर अगर कोई चीज टैक्सेबल इनकम से ही लेस हो जाए, क्या वो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है? जी बेनिफिट है। पहले वाले एरिया से लेस हो जाए तो भी बेनिफिट है, और वो दूसरे वाले एरिया से लेस हो तो भी बेनिफिट है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होके उसमें से कोई अमाउंट लेस हो रही तो भी बेनिफिट है। दोनों अलग अलग बेनिफिट्स हैं, कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है, और अलग अलग चीज़ों पे ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और सर क्या हम ये बेनिफिट्स सारे कैलकुलेट करेंगे? आने चाहिए। यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट, यू आर एडवाइजिंग समवन ऑन देयर टैक्सेस, you should know all the benefits available, whether they are deductible allowances, whether they are tax credits, whether they are exemption from foreign source income, special cases, whether there is any other exemption available in form of rate reduction, in form of liability reduction, in form of any allowances in second schedule। ये सारे के सारे फायदे आपको सेकंड शेड्यूल में लिखे हुए मिलेंगे। सेकंड शेड्यूल में फायदे लिखे हुए मिलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स मिलेंगे, सेकंड शेड्यूल फायदे का शेड्यूल है, टैक्स पेयर्स के फायदे का शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल के अंदर आपको टैक्स पेयर के फायदे की चीजें मिलेंगी, रेट से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, कोई एग्जेम्पशन, कोई छूट, कोई अलाउंस। तो सर ये क्या है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ टैक्स पेयर। ठीक होगी बात? जब ये लेस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी अंडर NTR। ठीक है बेटा। FTR इनकम ये किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं होती। ये सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड रेट एट ग्रॉस रिसीट। इसमें से भी कोई एक्सपेंस लेस नहीं होता, और इस पर जो टैक्स लगता है वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होता है। मिसाल के तौर पर ग्रॉस डिविडेंड के ऊपर 15% लग गया, 15,000 रुपए का टैक्स कट गया, ये फुल एंड फाइनल टैक्स हो गई। प्रॉफिट ऑन डेट अर्नड बाय इंडिविजुअल ऑन बैंक डिपॉजिट। अब बैंक डिपॉजिट का रेट पे से बैंक डिपॉजिट्स पर जो अब प्रॉफिट मिलता है वो 20% हो चुका है उसका टैक्स रेट। मैंने गलती से 15 की एग्जांपल दे दी। POD अर्नड बाय इंडिविजुअल ऑन बैंक डिपॉजिट्स 2 लाख। 2 लाख का 20%, बैंक आपको 40,000 रुपए काट का, बैंक आपको ये प्रॉफिट ऑन डेट 2 लाख रुपए का है, तो बैंक आपको इस इंटरेस्ट में से, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है इंटरेस्ट है, उसमें से 20% का टैक्स 40,000 रुपए काट कर 1,60,000 रुपए आपके हाथ में थमा देगा। बेटा यहां तक का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? डिडक्टेबल अलाउंस किसे कहते हैं, टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं? कोई इबाम है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। प्लीज लेट मी नो एवरीवन। इज दिस क्रिस्टल क्लियर मेरे बच्चों? ग्रेट। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमें आ जाते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स। ये जो बातें हमने पढ़ी यही बातें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। टोटल इनकम किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, वही बात लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम, यही सारी बातें जो लिखी हुई हैं ये मैंने आपको समझा दी। अब आ जाओ डायरेक्टली इस पर कि डिडक्टेबल अलाउंसेस होती क्या क्या हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा? 1, 2, 3, 4, और 4, 5, 4। ठीक है, 4 और 3। ये बहुत पहले हुआ करती थी, ये डिलीट हो चुकी। इसका सिर्फ नाम लिखा हुआ था, इसको मैंने काट के आपको बता भी दिया कि इट इज डिलीटेड। कहाँ लिखी हुई है ये डिडक्टेबल अलाउंसेस? सबसे पहले इसके लिए आप आ जाओ सेक्शन नंबर 4 पर। ठीक है, जैसे ही आप सेक्शन नंबर 4 पर आते हो, सेक्शन नंबर 4 आपको बताता है, क्या बताता है?
ये सारी कहानी। रेट लगेगा कौन सा? लग गया भाई, वो टैक्सेबल इनकम। इस सरचार्ज की बात बताता है, सरचार्ज के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अच्छा भाई, इस सेक्शन नंबर 4 को हमने पढ़ लिया था, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। The income tax payable by a taxpayer for a tax year shall be computed by applying the rate of tax applicable to the taxable income of the taxpayer and from the resulting taxable income। taxable income क्या है? taxable income क्या है? Whether taxpayer is allowed more than one tax credit, एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट होंगे। चलो, in accordance with section 8। अब एक चीज और देख लो बेटा, कि बेटा अब ये जो डिडक्टेबल अलाउंसेस, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस जो लॉ कह रहा है टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होंगे फिर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी। ये डिडक्टेबल अलाउंसेस कहाँ गिवन है? ये गिवन है, ये रहे। पार्ट 9। पार्ट 9। ठीक है बेटा, एक सेकेंड वगैरह मुझे दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं अगर आपको दिखा दूँ मुझे, एक मिनट दीजिएगा सिर्फ। चीज जो मैं रेफर करना चाह रहा हूँ, ठीक है बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, तो पार्ट 9 में जब आप आते हैं, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस, माय गुडनेस, ये सेक्शन बार बार मैं खोलना चाह रहा था और खोल नहीं पा रहा था। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो देखो सेक्शन नंबर 9 है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम का, जिसमें ये गिवन है कि आप जब टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करोगे तो डिडक्टेबल अलाउंसेस पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर, ये आप रिड्यूस करोगे, ये आप डिडक्ट करोगे, ठीक है। और आपको मैंने पार्ट 9 ऑफ द चैप्टर पर मैं लेकर चला गया, ये रहा, ठीक है। वर्कर्स कौन कौन से आ गए भाई? जक़ात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट ऑन डेट वाला कैंसिल हो चुका, ठीक है। ये ओमिटेड है, कैंसिल हो चुका बहुत पहले ही। तो चार बेसिकली बचते हैं आपके पास, कौन कौन से बचते हैं? ए, सॉरी, 60, 60A, 60B, 60D, ये चार बचते हैं, ठीक। ये रिडक्टेबल अलाउंसेस अगर आप पढ़ लेंगे, आपके रिडक्टेबल अलाउंसेस खत्म हो गए बेटा। जक़ात, WWF, WPPF एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, लॉ क्या कहता है? लॉ कहते हैं टोटल डिडक्शंस ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम टोटल इनकम एक्सीड द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, देन एक्सेस शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगर तो ये डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करने के बाद फिगर नेगेटिव में आ जाती है। आई होप कि ये एक्सेल वाली शीट आपको नजर आ रही है। यानी कि लॉ ये कह रहा है, गौर से सुनिएगा बात को, लॉ ये कह रहा है कि अगर मिस्टर ए है और मिस्टर ए की कुछ इनकम्स हैं, टोटल इनकम आ गई, उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस हो गए। अगर ये डिडक्टेबल अलाउंसेस इतने ज्यादा हों कि ये टोटल नेगेटिव में आ जाए 6850 की जगह, मिसाल ले रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मिसाल ले रहा हूं मैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर मैं लूं,
अगर ये 150 नहीं होता, ये होता 65 लाख, और WWF भी 2 लाख ना होता, ये होता। ठीक है, तो हम कहते हैं सर टोटल इनकम में से आप जक़ात को भी लेस करें, तो ये 3 लाख रुपए नेगेटिव आ गया, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये अगले साल इसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्या ऐसा होगा? लॉ कह रहा है ऐसा नहीं होगा, ये नेगेटिव में नहीं जा सकता। हमने कहा देखो, अगर ये बिजनेस इनकम 48 लाख आ रही है ना, अगर ये 48 लाख की जगह लॉस आ जाता, 35 लाख आ जाती, ये नेगेटिव में जा सकती है। ये बिजनेस इनकम नेगेटिव में जा सकती है। अगर ये बिजनेस इनकम नेगेटिव में जाती, तो सिर्फ बिजनेस इनकम अगर नेगेटिव में चली जाती, तो 24 - 35 तो भी ये नेगेटिव में आ जाता। आप कह रहे हैं कि बिजनेस इनकम नेगेटिव में जा सकती है, आप ये कह रहे हैं कि ये 35 लाख यहाँ नेगेटिव में आ सकता है। मैंने कहा मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि यहाँ नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन एक बात आपको लॉसेस में पता लगेगी कि अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो यहाँ पर ये 48 नहीं लिखते, हम यहाँ पर जीरो लिखते। क्यों जीरो लिखते सर? क्योंकि ये 35 लाख रुपए अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता। ये इस साल सैलरी से लेस नहीं होता, ये हम लॉसेस में देखेंगे, अभी ये देखने की बात नहीं है। ये इंडिविजुअल हेड में तो लॉस आ सकता है, इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम तो नेगेटिव में जा सकता है। हमने कहा लेकिन टोटल इनकम आ जाने के बाद लॉ कह रहा है यार डिडक्टिबल अलाउंसेस इतने ज्यादा हो गए कि बॉटम लाइन नेगेटिव जा रही है, सारे हेड का टोटल मिला के लेस डिडक्टिबल अलाउंस करके अभी नेगेटिव जा रही है। हमने कहा ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये 3 लाख कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये कैरिएबल नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट है, और बेनिफिट औकात से बढ़कर नहीं मिलता। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा ये कहे कि सर डिस्काउंट मिल जाए हमें, तो उसको कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ्री हो जाएगा उसके लिए, 100% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन बेनिफिट कभी इतना नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट बोले कि आओ भाई हमारे पास पढ़ भी लो, और हम इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको दे देते हैं कि ऊपर से हम आपको पढ़ने के पैसे देते हैं। ऐसा नहीं होगा। एजुकेटिंग दिस। अच्छा भाई, फिर आ जाओ जक़ात के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं जक़ात की, जैसे जक़ात इज अ डिडक्टिबल अलाउंस, जक़ात इज अ डिडक्टिबल अलाउंस, तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टिबल अलाउंस फॉर जक़ात पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत आपने जो जक़ात पे की है उस पर आपको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, अब सर ये जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जो जक़ात पे की है उस पर डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा, तो क्या इसके लिए हमें जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस पढ़ना पड़ेगा? जी पढ़ना पड़ेगा। और वो ऑर्डिनेंस ये कहता है कि वो जक़ात जो आपने पे की है टू सेंट्रल जक़ात फंड, टू सेंट्रल जक़ात फंड, उस पर आपको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। सेंट्रल जक़ात फंड में हमने कौन कौन सी जक़ात पे की होती हैं? सेंट्रल जक़ात फंड में मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। सेंट्रल जक़ात फंड में हमने ये 3 एवेन्यूज के ऊपर जक़ात आम तौर पर पे की होती हैं। सर ये कौन कौन से एवेन्यूज है? नंबर 1, जक़ात डिडक्टेड बाय द कंपनी वाइल पेइंग द डिविडेंड्स। जब कंपनी डिविडेंड देती है जक़ात काट लेती है। सर कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है वो जक़ात काट ले, और कंपनी जक़ात काट के सेंट्रल जक़ात फंड में डिपॉजिट करा देती है। नंबर 2, जक़ात डिडक्टेड बाय बैंक्स फ्रॉम इंटरेस्ट पे आउट्स, यानी इंटरेस्ट इनकम ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। बैंक या नेशनल सेविंग्स किसी को सूद देते हैं, वो भी उस पर जक़ात डिडक्ट करते हैं, टैक्स भी डिडक्ट करते हैं, जक़ात भी डिडक्ट करते हैं। कैसे, वो तो कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन करते हैं। तो सर वो जक़ात कहाँ जाती है? वो भी सेंट्रल जक़ात फंड में जाती है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सेंट्रल जक़ात फंड वाले एवेन्यूज हैं। तो सर ये आपने क्रॉस क्यों लगाया हुआ है, इसको आपने ऑरेंज क्यों हाईलाइट किया हुआ है, इसकी बात बाद में होगी। लेकिन ये तीनों एवेन्यूज वो हैं, तीनों एवेन्यूज वो हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, जो जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जक़ात पे की गई है। सर ये फिर क्रॉस क्यों लगाया है आपने, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो दूसरी चीज, जो बैंक ने आपको सूद देते हुए उस पे से जक़ात काट ली कि आपका माल पाक कर दिया जाए, ये पाक होना नहीं है, इससे माल पाक नहीं होना। बाहर तौर जक़ात तो देनी ही है, जक़ात तो फर्ज है, लेकिन
जकात देने से सूद कमाल पाक नहीं हो जाएगा। खैर, तो कंपनी ने डिविडेंड देते हुए जो जकात काटी, सेंट्रल जकात फंड में डिपॉजिट कर दी। बैंक ने इंटरेस्ट देते हुए जो जकात काटी, सेंट्रल जकात फंड में, यानी कि गवर्नमेंट का जो जकात फंड है उसमें डिपॉजिट कर दी। और बैंक्स फर्स्ट रमजान को जकात काटते हैं, और वो जो फर्स्ट रमजान को जकात कटती है वो भी सेंट्रल जकात फंड में पे कर दी जाती है। तो सर ये तो हमारे माल से पैसे अगर बैंक ने डिडक्ट करके पे किए तो क्या ये हमारी जकात है? यस, आपकी जकात है। सर क्या इस पे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? नहीं कहा, रुको रुको रुको, इन दो पे तो मिलेगा। और चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस भी हो सकता है, यहाँ में लिखा नहीं है मैंने। चौथा केस ये हो सकता है कि आप खुद जाएं सेंट्रल जकात फंड के अकाउंट के अंदर जकात डिपॉजिट कर दें, उस पर भी डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। सही। चौथा केस भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं। अच्छा, तो सर इस पे मिलेगा? जी मिलेगा। इस पे भी डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। ये जो जकात पे की होगी ये हम टोटल इनकम में से लेस कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। सर ये जो जकात पे की है इसका क्या? ये जो जकात पे की है इसका क्या, क्या ये भी लेस कर ले हम टोटल इनकम में से? लॉ बोलता है, लॉ बोलता है कि ये जो बैंक आपको प्रॉफिट देता है ना, आईफो इसमें जाएगा। कहाँ जाएगा? आईफो, आईफो इसमें जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और इसके ऊपर जो आपको जकात मिल रही है वो डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट मत करो, वो आप एज एक्सपेंस ट्रीट कर लो। लेकिन कब? जब ये किस हेड में जाए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। प्रॉफिट ऑन डेट यानी सूद के साथ मसला ये है कि जो सूदी इनकम है, एक सेकंड अगर आप मुझे अलाउ करें, एक चीज सिर्फ मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों, मुझे जरा देखने दो, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मैं सिर्फ एक चीज चेक कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और वो और से सुन लें। ये जो प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम, जब आप सेक्शन 39 देखेंगे तो इसका डिटेल ट्रीटमेंट आप देखेंगे। अभी अब डिटेल ट्रीटमेंट तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये कभी जाता है, कभी ये जाता है आईएफओएस में, जब ये टैक्सेबल हो रही होती है अंडर एनटीआर, और कभी ये टैक्सेबल होती है अंडर एफटीआर। आपको याद होगा मैंने बताया था ये इम्पोज कैटेगरी में आती है, और इम्पोज कैटेगरी में मैंने आपको लिख के दिया था 99.99%, ये 0.1% इसी के साथ मसला है। कभी ऐसा होगा कि ये एनटीआर में भी जाएगी, एफटीआर, और कभी एनटीआर में भी जाएगी। अच्छा, जब ये एनटीआर में जाएगी ना, और ये किसी हेड में जाएगी, हमने कहा लॉ बोलता है ज़कात डिडक्टेड आउट ऑफ इंटरेस्ट इनकम विल बी created as its expense from IFOS। लॉ बोलता है ये जो जकात डिडक्ट हुई है ना, इसका डिडक्टिव अलाउंस नहीं मिलेगा, आईएफओएस के हेड में एज एक्सपेंस मिलेगा ये। ठीक है। तो सर अगर ये एफटीआर होगी तो क्या होगा? अगर ये एफटीआर हुई तो क्या होगा? देखो, व्यू 1, नो डिडक्टिबल अलाउंस विल बी अलाउड। बट एक और व्यू ये है, डिडक्टिबल अलाउंस
will be allowed from total income as usual। अब सर लॉ ने बताया, लॉ ने बोला कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट है तो ये एज एक्सपेंस अलाउ होगा। अरे भाई एक्सपेंस तो सिर्फ तभी मिल सकता है जब ये एनटीआर में जाए। ठीक मान लिया, जब ये एनटीआर या एमटीआर में जाएगी तो जक़ात को हम एक्सपेंस बना देंगे। लेकिन जब ये एफटीआर में जाएगी तो क्या? दो व्यूज हैं। पहला व्यू कि डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा ही नहीं। दूसरा व्यू, डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा एज यूजुअल। आई कैप के जो सॉल्यूशंस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें ये वाला व्यू फॉलो किया जाता है। आप भी ये व्यू फॉलो कर लें। बात समझ आ गई? अच्छा भाई, zakat paid to relatives will not be deducted because it is not considered as zakat under zakat insurance। ये वाली zakat जो रिलेटिव्स को पे की जाती है उसका डिडक्टिबल अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर लॉ को फ्री नहीं कर रहा। लॉ कह रहा है कि जो एज पर जक़ात इंश्योर ऑर्डिनेंस है उसी के डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जक़ात को डिडक्टिबल अलाउंस ले लेंगे। आपको नहीं पता कहाँ से आ रही है तो वही जक़ात गिवन है तो आप डिडक्टिबल अलाउंस ले लें। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये इंडिविजुअल की टैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सी ए फाइनल में इंडिविजुअल की टैक्सेशन ना होने के बराबर आती है। नेक्स्ट पर आ जाओ, WWF और WPPF। ठीक है, WWF और WPPF ये दोनों बिजनेस लेवीज हैं। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा होता है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो WPPF भी का कंट्रीब्यूशन भी उसको पे करना पड़ता है। WWF सब पर बिजनेस पर अप्लाई हो रहा है। अच्छा तो सर इसकी एप्लीकेशन हमें कहाँ से पता लगती है? इसकी एप्लीकेशन आपको इनकम टैक्स लॉ से पता नहीं लगती। इसकी एप्लीकेशन आपको इसके रेलेवेंट लॉ से पता लगती है, वर्कर वेलफेयर ऑर्डिनेंस। ठीक है, 1971। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द वर्कर्स वेलफेयर फंड। हुआ ये कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आई उससे पहले WWF और WPPF ये दोनों लेवीज फेडरल गवर्नमेंट को जाती थी। WWF पे होता था 2% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्सेबल इनकम विच एवर इज हायर पर। WPPF 5% ऑफ पीबीटी। ये दोनों लेवीज फेडरल गवर्नमेंट को जाती थी। लेकिन आई 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिस पर अभी बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई, सूबों को उनके हक दे दिए गए, सूबों को उनके पैसे मिल गए, सिंध गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट के पैसे मिल गए। अब जो कराची का सारा रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट कराची के लिए कुछ कर नहीं रही। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, वो यही बात हो रही है। क्योंकि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सूबों को उनकी एलोकेशन दे दी गई। इस लॉ के तहत जो कलेक्शन होगी वो आपके पास जाएगी, इस लॉ के तहत जो कलेक्शन होगी वो आपके पास जाएगी। WWF अब आप कलेक्ट करोगे, आपके रेवेन्यू का पार्ट है, आप इसको खर्च करो। WPPF अब आपके पास आएगा, एज सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स आपके पास आएगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर से टैक्सेस आपके पास आएंगे, व्हीकल पर टैक्सेस आपके पास आएंगे, प्रोफेशनल टैक्सेस आपके पास आएंगे, ट्रेड लाइसेंस के टैक्सेस आपके पास आएंगे। और जो फेडरल बजट का चंक है उसमें से भी काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके पास आएगा। यानी कि बहुत माल आएगा। तो हमने कहा सर बहुत माल जब गवर्नमेंट के पास आ गया, सूबे के पास आ गया, तो फिर वो सूबा पैसे खर्च कहाँ कर रहा है? हमने कहा भाई उसके बेचारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे यूके यूएसए की यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, अभी कीड़े मकोड़ों के ऊपर क्यों पैसे खर्च करेंगे यार, ये कराची वालों के ऊपर यार। उनके बच्चे नहीं है, अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखे बेचारे। ठीक है, कराची वाले चल रहे हैं मर रहे हैं, अच्छा है मर जाएंगे तो फिर बजट कम लगेगा। ठीक है, अल्लाह माफ कर दे, ये थिंकिंग मौजूद है। अल्लाह पाक हिदायत दे। तो ये हो रहा है, माल माल कराची का है, लेकिन वो कराची वालों पे नहीं लग रहा, कराची वाले जल रहे हैं। चल रहे हैं। 2-2 दिन तक आग लगी हुई है, बुझाने वाला कोई नहीं है। गुल प्लाजा में आग लगी हुई है, बचाने वाला कोई नहीं है। कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ रही, कोई हेलीकॉप्टर से एड नहीं आ रही, कोई टीम नहीं है, फायर फाइटिंग टीम नहीं है। पूरे शहर लावारिस छोड़ दिया। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इतना माल आने के बाद भी शायद रोड ऐसे बन रहे हैं, एक बारिश की मार जितने रोड बन रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बारिश के आने की जरूरत नहीं है, जैसी रोड बनेंगी, जैसी रोड बनेंगी
कोई ना कोई टीम आएगी, चाहे वो पानी की लाइन डालने वाली टीम आ जाए, गैस की लाइन डालने वाली टीम आ जाए, इंटरनेट की लाइन डालने वाली टीम आ जाए, उस रोड को खोद के उसका जनाजा कर देंगे। ठीक है बेटा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। ठीक है बेटा, तो कहने का मकसद ये है कि बस अल्लाह ही चला रहा है और चल रही हैं चीजें। बाहर तौर तो हम बात ये कर रहे थे कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब ये सारी लेवीज सूबों के पास जा रही है, सूबों की झोली में गिर रही हैं, सूबों की जेब में जा रही हैं। डिडक्टेबल अलाउंस फिर भी उनको मिलेगा, लॉ कह रहा है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रही है, ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसके ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर कहा यह जा रहा है कि उसको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, तो फिर उसके लिए ये एज एक्सपेंस अलाउ होगा। ठीक है, कहा यह जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन बाहर तौर ये सूबे और विफाक के फड्डे के तहत ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेस्ट हुई है, और ये इसी तरह एक डिस्प्यूट का मैटर बाहर तौर टू डेट बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो बस इन शॉर्ट यही बात यहाँ पर, फिर बिजनेस इनकम में हम ये देखेंगे इसके साथ क्या किया जाएगा। यानी कि अभी ये कहा यह जा रहा है कि अभी ये है तो बिजनेस का एक्सपेंस, जेब से पे हो रहा है, बिजनेस पे कर रहा है, लेकिन इसे हम बिजनेस इनकम में से लेस नहीं करेंगे, हम इसे डिडक्टेबल अलाउंस बनाएंगे। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बनेगा, ये डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी की बातें बिजनेस इनकम में देख लेंगे। एक और डिडक्टेबल अलाउंस है, विच इज डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस। अजान की आवाज आ रही है, तो अजान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस, नमाज का हम ब्रेक लेंगे 5 6 7 मिनट बाद, 8 बजे की नमाज है यहाँ पे। अच्छा भाई, तो ये डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस भी किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। इंडिविजुअल की टैक्सेशन मैंने आपको वैसे ही बताया कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत और कोर्स का पार्ट है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। ये टैक्स क्रेडिट, डिडक्टेबल अलाउंस किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, और उस इंडिविजुअल को मिलेगा। अच्छा, मिलेगा क्यों? इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड बाय इंडिविजुअल। एक और अजान हो रही है, आवाज आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी खत्म हो जाए ताकि बेअदबी ना हो। ठीक। अच्छा भाई, ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन अ टैक्स ईयर प्रोवाइडेड द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 million रुपीज। कहा यह जा रहा है कि ये ऐसे इंडिविजुअल को डिडक्टिव अलाउंस मिलेगा जो जरा गरीब किस्म का है, जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है, 15 लाख से कम है। तो मतलब ये है सर कि अगर हम किसी ऐसे बंदे की बात करें, मिस्टर ए की बात करें, आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, हम किसी ऐसे बंदे की बात करें जिसकी सैलरी इनकम है 24 लाख, बिजनेस इनकम है 48 लाख, टोटल इनकम 72 लाख, जक़ात लेस हुई, डब्ल्यू लेस हुआ 6850, जिसकी आ गई आपके पास यहाँ टैक्सेबल इनकम। तो हमने कहा कि ये नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम ज़कात लेस हो गई, डब्ल्यू लेस हो गई, लेकिन अभी डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस लेस नहीं हुई। डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस लेस होने से पहले वाली फिगर 15 लाख से कम नहीं है, तो हमने कहा ये एलिजिबल नहीं है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाओ। तो हमने कहा सर ये मिस्टर ए है, और मिस्टर ए की सैलरी है 7.5 लाख, बिजनेस इनकम है 9 लाख, और टोटल इनकम आ गई 16,50,000। जक़ात लेस हुई 75,000, डब्ल्यू लेस हुआ 90,000, और अमाउंट आ गई 14,85,000। तो हमने कहा ये वो अमाउंट है जो हम कंसिडर करेंगे टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर डिडक्टिबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग दिस? ये वो अमाउंट है।
डिडक्टिबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस लेस होने से पहले वाली। सर असल टैक्सेबल इनकम तो तब आएगी जब डिडक्टिबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। फाइनल वाली टैक्सेबल इनकम तो तब आएगी। हमने कहा बिल्कुल फाइनल वाली टैक्सेबल इनकम तो तभी आएगी जब ये डिडक्टिबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस लेस हो जाएंगे, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि ये लेस होनी भी है या नहीं होनी, उसके लिए उससे पहले वाली ही इनकम हम लेंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो लॉ बात कर रहा है, यहां पर जो लॉ बात कर रहा है कि उसकी टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल लेस देन 1.5 मिलियन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो ये वाली इनकम की बात कर रहा है, ग्रीन वाली की बात कर रहा है, येलो वाली की नहीं कर रहा। ग्रीन वाली 15 के नीचे होगी तो फिर वी विल प्रोसीड टू कैलकुलेट येलो वाली, अदरवाइज वी विल स्टॉप देन एंड देयर, जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप लगा दिए। आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन नमाज के बाद समझाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। नमाज की तैयारी करें, नमाज जमात से अदा करें, एंड देन वी विल रिज्यूम आफ्टर नमाज ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक। अच्छा बेटा, हम डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस को डिस्कस कर रहे थे। ये डिडक्टेबल अलाउंस मिलने के लिए पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि जो टैक्सेबल इनकम है इस अलाउंस के मिलने से पहले वो 15 लाख से लेस होनी चाहिए, लेस देन 15 लाख होनी चाहिए। ये पहली बात हो गई। Once we have established the eligibility, then we have to calculate these three limits, and the lower of these three will be taken as deductible allowance on education expense. तो ये आपके सामने वर्किंग आ गई बेटा, एग्जाम्पल आ गई मेरे मतलब। क्या वर्किंग आ गई आपके पास, क्या एग्जाम्पल आ गई कि सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, और जब हमने जक़ात लेस की, WWF लेस किया, तो आपके पास 14,85,000 रुपए की अमाउंट आ गई, विच इज लेस देन 1.5 मिलियन। पूरी 1.5 मिलियन होगी तो भी ये डिडक्टिव अलाउंस नहीं मिलेगा। 14,85, इसका मतलब दैट यस यू कैन हैव द डिडक्टिबल अलाउंस। अब एलिजिबिलिटी फॉर डीए इज एस्टेब्लिश्ड। अब आ जाओ लिमिट्स निकालते हैं। पहली लिमिट है 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी पेड। अगर तो 3 बच्चे हैं, 6,000 रुपए एक बच्चे की स्कूल फीस है, तो पूरे साल की स्कूल की फीस कितनी होगी? 3 into 6,000 into 12, उसका 5%, ये आ गया 10,800। ठीक। लिमिट नंबर 3, टू को छोड़ देते हैं, टू थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। लिमिट नंबर 3 इज 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 3 बच्चे हैं, 60,000 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी लिमिट भी आ गई 180,000। तो जो लिमिट है वो है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये वाली। ये वाली, इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको हटा देना है। ठीक। और ये अज्यूम करना है, ये समझना है, ये अज्यूम करना है, ये समझना है कि ये लेस होगा, कुछ ना कुछ लेस होगा, और ये लेस होने के बाद हमें नहीं पता ये क्या लिमिट होगी, लेकिन ये लेस होने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी वाई। सही। और यहां पर हमारे पास 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसका मतलब है 25% ऑफ वाई।
हमें तो नहीं पता 25% ऑफ वाई कितना, ये भी नहीं पता। लिमिट नंबर 2 निकालने के लिए हम ये समझेंगे, हम सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, यहाँ पर यही लिमिट एप्लीकेबल होगी जो हम कैलकुलेट करने लगे। अभी हम ये एज्यूम करेंगे कि ये दो लिमिट बेकार है, 2 मिनट के लिए सोच लो, और जो अब हम लिमिट कैलकुलेट करने लगे हैं वही यहाँ पर अप्लाई होगी, वही लोअर आएगी, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो। इसका मतलब ये क्या है हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है। जब ये कैलकुलेट करना है तो टैक्सेबल इनकम क्या है हमें ये भी नहीं पता, इसका मतलब ये भी कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी हमने आसानी के लिए इसको कह दिया है दिस इज, लेट सपोज दिस इज वाई। तो इसका मतलब कि इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 25% ऑफ वाई, क्योंकि ये लिमिट है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कौन सी वाली सर, ये भी तो टैक्सेबल इनकम थी जो ग्रीन वाली थी, हाँ ये थी, लेकिन ये एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए थी, ये फाइनल टैक्सेबल इनकम नहीं। अब यहाँ लिमिट वाली जो टैक्सेबल इनकम है वो वाली टैक्सेबल इनकम है जो यहाँ आने वाली है, और वो आएगी कैसे ये ही नहीं पता। और ये पता कैसे चलेगा, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम ही नहीं पता, एक सर्कुलर रेफरेंस नहीं बन गया। अब इस सर्कुलर रेफरेंस का करें क्या, हमने कहा देखो बहुत सिंपल है, ये वाई है और ये क्या है, 25% ऑफ वाई है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यही वाली लिमिट है जो यहाँ आने वाली है। हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, इधर रख दो 25% ऑफ वाई। अमाउंट नहीं पता, फैक्टर तो पता है, रख दो 25% ऑफ वाई। अच्छा, फिर और हमें ये भी पता है कि 25% ऑफ वाई लेस होकर आने क्या वाला है, 100% ऑफ वाई, यानी 1 वाई, यानी वाई। सर 25% लेस होकर 100 कब आएगा, जब ये वाली फिगर 125% ऑफ वाई होगी, ये ग्रीन वाली फिगर। Are you getting this? And if this is 125% of y, then what is y? 1485000 divided by 125%. Simple as easy as that. बात समझ आ गई? तो हमने कहा कि सर if 125% of y is 1485, then what is y? It's 11180000। ठीक है, तो हमने कहा कि फिर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे बोल दो, 25% इंटू 1.188 मिलियन, और हमने कहा था 25% ऑफ वाई, यानी कि 1188000, दैट्स 297,000। और 297,000 नहीं आएगा यहाँ पर, अब हमें पता लग गई तो अब हम पक्का ठक्का कह सकते हैं कि 297 तो नहीं आने वाला, क्योंकि तीनों में लोअर कौन सी है भाई, दिस वन। इफ दिस वन इज द लोअर वन, दिस प्लस दिस इज द टैक्सेबल इनकम। सिंपल एज इजी एज दैट। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, लेक्चर में भी आप देख लेंगे, मैंने अभी भी आपको समझा दिया है। खत्म हुई डिडक्टिबल अलाउंसेस की कहानी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और लिखी हुई है कि ये जो डिडक्टिबल अलाउंस है ये पेरेंट्स, अब्बा या अम्मा दोनों में से किसी एक की इनकम पे मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता अब्बा बोले मेरे बच्चों की फीस मैंने दी, मेरी इनकम से भी टैक्सेबल इनकम में से लेस कर दो, टोटल इनकम में से लेस कर दो, अम्मा बोले मैंने अपने बच्चों की फीस दी। हमने बोला भाई बच्चे मुश्तरक हैं, दोनों में से किसी एक ने दी होगी, दोनों ने थोड़ी दी होगी, या जितनी चीज दोनों ने दी है उतना तो क्लेम कर लो भाई, या किसी एक ने दी होगी तो किसी एक कैंटीन के अगेंस्ट क्लेम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टोटल स्कूल की फीस तीनों बच्चों की पूरे साल की अब्बा भी क्लेम कर रहे हैं, माँ भी क्लेम कर रही है, खुला खाता नहीं चल रहा। हमने कहा इतना फ्री हमने किसी को भी नहीं किया, लॉ कह रहा है कि थोड़ा सा जरा औकात में रहकर बात करें। ठीक है, फिर एक और बात आ रही है कि रिडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी। ये बात मैंने बड़ी डिटेल में लेक्चर में समझाई हुई है, अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगी। मैं इसको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। जो भी डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं, एम्प्लॉयर जब सैलरी का टैक्स विदहोल्ड करता है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर को तो नहीं पता कि किसी की कोई ज़कात है जो डिडक्टिबल अलाउंस लेस होने वाली है। सही। ठीक है, एम्प्लॉयर को तो नहीं पता, ये सॉरी एक सेकंड दीजिएगा।
अगर किसी की 7.5 लाख रुपए की सैलरी इनकम है, तो एम्प्लॉयर को ये तो नहीं पता कि इसकी ज़कात इसने पे की होगी, वो लेस करके मुझे विदहोल्डिंग करनी है। थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करो, मिस्टर ए की है सिर्फ सैलरी इनकम, मिसाल के तौर पर 24 लाख रुपए, और इसने ज़कात भी पे की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे की है, फर्ज कर लो। फटाफट चल नहीं रहा पूरी स्क्रीन मोड में। 22 लाख आ गई। एम्प्लॉयर तो इस पर विदहोल्डिंग कर लेगा ना, एम्प्लॉयर को तो नहीं पता कि डिडक्टिबल अलाउंस है 2 लाख रुपए का। कहा यह जा रहा है कि आप ये एम्प्लॉयर को जाके बताओ कि मैंने ज़कात पे की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। फिर एम्प्लॉयर को आप प्रूफ दो, ये देखो मैंने स्लिप है, ये मैंने ज़कात पे की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अब मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 24 नहीं है, 22 है। आप 22 पे टैक्स काटो, 24 पे मत काटो। मेरी विद होल्डिंग 24 पे मत करो, 22 पे कर लो भाई प्लीज। ठीक है, कोई बात। लेकिन अगर आपका डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस भी आपको मिल रहा है, मिसाल ले रहा हूं मैं, 1490 हो गई। 1490 हो गई, इसका मतलब क्या? डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस भी मिल रहा है, मिसाल ले रहा हूं मैं, 11,000 मिल रहा है। 15 कर लो चलो, 15,000 रुपये का मिल रहा है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? मैं कहा सर हमारी टैक्सेबल इनकम ये हो गई 1475। तो एम्प्लॉयर को क्या बोलोगे, टैक्स किस पे काटना है? मैंने कहा एम्प्लॉयर को आप ये बोलोगे भी तो एम्प्लॉयर इस पर अमल नहीं करेगा, यानी एम्प्लॉयर इसको कंसीडर नहीं करेगा फॉर विदहोल्डिंग, वो विदहोल्डिंग इसी पे करेगा। ये डिडक्टिबल अलाउंस एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस विदहोल्डिंग के लिए कंसिडर नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि उसको ये थोड़ी पता कि आपकी कोई और इनकम भी तो नहीं है। और हो सकता है कि अगर आपकी कोई और इनकम हो, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आईएफओएस भी हो लाख रुपए की, तो फिर क्या होगा? वो सिर्फ फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये तो 1575 हो जाएगी, 1590 हो जाएगी। जब ये 1590 हो जाएगी, तो ये वाली डिडक्टिबल अलाउंस के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आपने तो इसका बेनिफिट ले लिया विद होल्डिंग में। लॉ ये अलाउ नहीं करता, लॉ साफ मना कर देता है कि ये विद होल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी के लिए ये डिडक्टिबल अलाउंस कंसिडर नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। ठीक है, इसके पीछे रैशनल समझा दिया मैंने आपको। छोटी सी एग्जांपल है, ये आपने लेक्चर में देख ली होगी। फिर आ जाओ टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर। टैक्स क्रेडिट्स भी टैक्स बेनिफिट्स हैं, जिस तरह डिडक्टिबल अलाउंसेस टैक्स बेनिफिट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स भी टैक्स बेनिफिट्स हैं। डिडक्टिबल अलाउंस टोटल इनकम में से लेस होते हैं, बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स क्रेडिट्स ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो गए उसमें से लेस होता है, ये भी बेनिफिट्स हैं। ये भी आपको अलाउ होते हैं, ये भी आप अवेल करते हैं। अच्छा भाई, क्या क्या टैक्स क्रेडिट्स हैं सीक्वेंस गिवन है लॉ के अंदर? सेकेंड शेड्यूल के टैक्स क्रेडिट्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, ट्रस्ट वेलफेयर इंस्टीट्यूशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर 100C, क्वार्टरली एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स। ये सारे के सारे टैक्स क्रेडिट्स, और ये टैक्स क्रेडिट्स आपको अवेल होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा सर, क्या डिडक्टेबल अलाउंसेस सीक्वेंस में ही लेस होने? जी सीक्वेंस में ही लेस करना है आपको, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना आपने। सर क्या टैक्स क्रेडिट्स भी सीक्वेंस में लेस करने हैं? जी सीक्वेंस में ही लेस होते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना। पहले सेकंड शेड्यूल के टैक्स क्रेडिट्स आते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आता है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाला। पहले इसमें सेकंड शेड्यूल में आता था फुल टाइम टीचर अलाउंस, अब ये फुल टाइम टीचर अलाउंस टैक्स ईयर 25 से खत्म हो गया। इसकी कैलकुलेशन सिखाई जाती थी, अभी सिखाने की जरूरत ही नहीं भाई, क्योंकि अभी रहा ही नहीं।
जब ये रहा ही नहीं तो सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट्स के अंदर एक बहबूद सेविंग का सर्टिफिकेट क्रेडिट बच गया जो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर मिलता है। ठीक है, इसको भी हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन डेट वाली चीज़ अभी हमने नहीं देखी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम यहाँ सीखेंगे कैसे निकलता है। टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3 काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ सिलेक्टेड जो हमसे रिलेट करते हैं वही डिस्कस करेंगे। कुछ बिजनेस इनकम से पर्टेन करते हैं, वो बिजनेस इनकम के सेक्शन के अंदर आएंगे। एनपीओ का टैक्स क्रेडिट, यानी कि एनपीओ अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपनी इनकम के ऊपर कोई टैक्स क्रेडिट ले सकती है जी। उसको पूरी टैक्सेबल इनकम का क्रेडिट मिल जाएगा, पूरे टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी उसको पूरा टैक्स माफ हो जाएगा क्योंकि वो एनपीओ है। लॉजिकली एनपीओ पे टैक्स लगना भी नहीं चाहिए। तो ये 100C में यही बातें हैं कि अगर एनपीओ ने अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया, जो उसके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हैं वो फुलफिल कर लिया, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स लगाई हैं, अगर उसने वो फुलफिल कर लिया तो एनपीओ के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, जो भी लगेगा उसको पूरा टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि वो। और ये है क्वार्टरली एडवांस टैक्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बेसिकली ये वो टैक्स है जो हमने पूरे साल वक्तन फवक्तन पहले ही से एफबीआर को पे कर दिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दिया। जब हमने पूरा साल मुख्तलिफ एवेन्यूज पर, चैनल्स पर, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो इंटरनेट का बिल हो, चाहे वो क्वार्टरली एडवांस टैक्स हो, जब हमने ये पहले से टैक्स एफबीआर को जमा करा दिया, मिसाल के तौर पर पूरे साल में हमने 3 लाख जमा करा दिया और हमारी लाइबिलिटी बन रही है 10 लाख, तो 10 लाख में से ये 3 लाख पहले हम लेस करेंगे क्योंकि ये प्रीपेड टैक्स हम पहले जमा करा चुके हैं। बाकी जो बचेगा 7 लाख रुपए, वो 7 लाख हमने फिर पे कर देना है एफबीआर। ठीक है, बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ये इसका भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो बेसिकली दिस इज नॉट एन एक्चुअल टैक्स क्रेडिट। ये कोई बेनिफिट थोड़ी है, क्वार्टरली एडवांस टैक्स। तो वही टैक्स है जो आपने प्री पे किया हुआ है पूरे साल। अगर बॉटम लाइन से अब ऐसे ही है कि आपने कोई पिछले अटेम्प्ट के अंदर एडवांस फीस पे कर दी है, वो पेपर हलन अगर आपका रुक गया हो और आपने फिर अगली अटेम्प्ट में जाके वो जो फ्रीज वाली फीस थी उसका बेनिफिट आपको मिल गया, आपने पहले पे कर दी थी, तो भाई वो तो पहले पे कर दी थी ना, उसका बेनिफिट मिला है। ऐसा थोड़ी कर रहे हो कोई आप। अब डिस्काउंट थोड़ी दे रहे हो, कोई अब रिलीफ थोड़ी दे रहे हो, ये तो पहले से फीस हमने पे की हुई थी, उसी का क्रेडिट हमको मिल गया। बेसिकली दिस इज नॉट अ टैक्स क्रेडिट, दिस इज नॉट अ टैक्स बेनिफिट, बट इवन दो इट इज रिटन इन द सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट्स अंडर द लॉ। लॉ में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा, देख भी सकते हैं आप, सेक्शन नंबर 4 के अंदर देखेंगे आपको नजर आएगा। ये देखो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट सेकंड शेड्यूल टैक्स क्रेडिट का जिक्र नहीं है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में भी टैक्स क्रेडिट्स हैं तो हमें पता होने चाहिए। उसका जिक्र इनकम टैक्स लॉ के अंदर नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं है, सेकंड शेड्यूल में जिक्र है। यानी सेक्शंस में नहीं है, सेकंड शेड्यूल में जिक्र है। अच्छा, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट पार्ट 10 चैप्टर 3 वाले, एंड एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 147 एंड 168, ये देखो ये वाले। ठीक है भाई, ये यही वाले हैं, यही वाले हैं। तो मैं कहा ये वही टैक्स क्रेडिट है, लॉ में लिखा हुआ है, हमने यहाँ डाल दिया। लेकिन दर हकीकत इसका नेचर टैक्स क्रेडिट वाला नहीं है, ये सिर्फ नाम निहाद टैक्स क्रेडिट है। सही। असल टैक्स क्रेडिट कौन सा है, अच्छा, ये भी हम, इसका अलग से डिस्कशन है, लेक्चर वीडियो है, ये बाद में देखेंगे हम, हमारे चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर में मेनली क्या देखेंगे, हम देखेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट देखेंगे, और पार्ट 10 चैप्टर 3 के कुछ सिलेक्टेड टैक्स क्रेडिट्स हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ, टैक्स क्रेडिट ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, ये 3 है। इसके 3 देखेंगे और एक ये देखेंगे, बेसिकली 4 हम इस डिस्कशन के अंदर टैक्स क्रेडिट्स देखेंगे, बाकी के बाद में देखेंगे। फुल टाइम टीचर अलाउंस, पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन का कोई टीचर वीचर होता था, कोई एनपीओ का प्रोफेसर होता था, उसको ये डिडक्टिबल अलाउंस, सॉरी टैक्स क्रेडिट मिलता था। लेकिन अब ये टैक्स आफ्टर टैक्स ईयर 2025 ये खत्म हो गया बेनिफिट। तो हम अब डायरेक्टली देखेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसको हम देखेंगे, मैं ज़रा पानी पी लूँ, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट,
फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा रेजिडेंट पर्सन को, जो रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट पर्सन का हमने देखा था कि पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पाकिस्तान में टैक्सेबल हो रही थी। फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल हो रही थी, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल हो रही थी। तो सर गालिब गुमान ये है कि अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है, टैक्स ट्रीटी का तो मसला नहीं है, अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है तो उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो डबल टैक्स हो जाएगी। अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो जाएगी तो मसला हो जाएगा। उस बेचारे को दो दो जगह पर टैक्स लग गया, फॉरेन कंट्री के अंदर अलग टैक्स दिया, पाकिस्तान के अंदर उसका हमने अलग टैक्स काट लिया। तो बेसिकली कहा ही जा रहा है कि अगर कोई रेजिडेंट बंदा है पाकिस्तान के अंदर, तो या तो फॉरेन सोर्स इनकम उसकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर टैक्स ट्रीटी। अगर यूके की, यूएसए या किसी और बड़े कंट्री थे जिसके साथ टैक्स ट्रीटी है, 68 कंट्रीज के साथ है, अगर उनमें से किसी के साथ उस वहां से किसी के वहां से इनकम आ रही है, तो टैक्स ट्रीटी के तहत वो इनकम क्या हो जाएगी भैया, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो या वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो, जैसे हमने बात कर ली थी ऊपर। तो फॉरेन सोर्स इनकम अगर वो डिराइव कर रहा है तो या तो टैक्स ट्रीटी के तहत उसकी माफी हो जाएगी, जान बख्शी हो जाएगी, वरना जो एफएसआई की स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जामेशन है उसके तहत वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन however if such income is taxable in Pakistan despite the fact the taxpayer has already paid income tax in the foreign country, then the resident taxpayer shall be allowed a tax credit in respect of foreign income tax paid by him as well of। लेकिन अगर इस फैक्ट के बावजूद कि उसने टैक्स फॉरेन कंट्री में पे किया हुआ है, यहाँ पर ये एफएसआई दोबारा टैक्स हो गई, तो फिर हम उसको एक रिलीफ देंगे। बोलेंगे बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हम पाकिस्तान का इनकम टैक्स लॉ है, हम बहुत नरम दिल हैं, बहुत रहम दिल हैं, बहुत शफीक हैं, और हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। और कैसे बेनिफिट देंगे कि हम आपको ये जो दो अमाउंट्स हम नीचे लिख रहे हैं इनका लोअर ऑफ टू आपको बेनिफिट दे देंगे। डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आते हैं बेटा। अच्छा भाई, डायरेक्टली हम कैलकुलेशन पर आ रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा बेटा, जरा सिर्फ इस पर आ जाओ बेटा। ये जो एग्जाम्पल है, डायरेक्टली इस एग्जाम्पल पर आ जाओ तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ द फॉरेन टैक्स क्रेडिट वर्क्स। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। छोटी सी कैलकुलेशन हम इधर देखते हैं पहले, ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की। सैलरी, क्या भाई, मिस्टर ए है, मिस्टर ए की सैलरी इनकम है, फिर मिस्टर ए की आईएफओएस है, फिर फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है, ठीक है। देखा जाए तो हमारे पास ये आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम, और कोई डिडक्टिबल अलाउंस वगैरह हमारे पास तो है नहीं। फिर हम निकालेंगे, ये हमने निकाल ली इसकी टैक्सेबल इनकम, फिर हम निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है। सैलरीड और नॉन सैलरीड केस देखने में हमने करना ही होता है कि ये जो सैलरी है उसको डिवाइड करते हैं हम टैक्सेबल इनकम से, फाइनल वाली टैक्सेबल इनकम से जो डिडक्टिबल अलाउंसेस वगैरह लेस होने के बाद आती है। हम टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड करते हैं टैक्सेबल इनकम से और ये देखते हैं
परसेंटेज क्या आ रही है? अगर 75.000 आ रही है तो भी ये नॉन सैलरीड होगा। 75 से जब ये एक्सीड करता है तो ये सैलरीड केस बन जाता है, और हम सैलरीड के रेट्स यूज कर पाएंगे। सही है। ये सैलरी, where the income of an individual charged on that salary exceeds 75% of the taxable income। तो हमने कहा सैलरीड केस है 6 मिलियन को इस स्लैब में देख लो भाई। तो हमने कहा भाई 6 मिलियन को अगर आप इस स्लैब में देखोगे तो 4.1 मिलियन तक के ऊपर टैक्स है 6,16,000। 6,16,000 41 लाख के ऊपर, यानी कि 19 लाख पर टैक्स है। 35% का। 1281 का टैक्स बन गया। फिर लेस होते हैं टैक्स क्रेडिट्स, जिसमें सबसे पहले आता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कंप्यूट होगा लोअर ऑफ टू पे। टू लिमिट्स का लोअर। पहली लिमिट, फॉरेन इनकम टैक्स पेड, वो क्या है? 10% ऑफ द इनकम। 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए। और दूसरा क्या है? लॉ ये कहता है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लो, क्योंकि हमने जो टैक्स लगाया है, हमारा निजाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्लैब रेट चल रही, सांप सीढ़ी चल रहा है। पहले स्लैब में 1%, दूसरे में पहले स्लैब में कोई टैक्स नहीं, दूसरे में 1%, तीसरे में 11%, चौथे में 23%, पांचवे में 30%, और उसके बाद फिर 35%। सांप सीढ़ी चल रहा है, कोई एक रेट नहीं है। तुम एक काम करो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लो। हमने कहा सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है? बहुत आसान बात है, एवरेज निकालना नहीं आता क्या? एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है? हमने कहा एवरेज रेट ऑफ टैक्स कुछ ऐसे निकलता है, जो भी टैक्स आया है उसको डिवाइड कर दो टैक्सेबल इनकम से। तो ये आपके पास एक ऐसा रेट आ गया कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये आपकी टैक्सेबल इनकम है जी, भाई टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर क्या रेट लगा के 1281 आ गया, उसके ऊपर आपने क्या रेट मारा के 1281 आ गया। आप एक बच्चे को समझा रहे हो, 2 क्लास के बच्चे को। अब वो 2 क्लास का बच्चा ये नहीं समझेगा कि पहले स्लैब पे 0 फिर 1%, फिर आपने बोले बेटा ये मैंने 6 लाख के ऊपर, सॉरी 60 लाख के ऊपर 21.35% का टैक्स मारा तो 1281 आ गया, यकीन ना है तो बड़ा मार के देख लो भाई। बेसिकली ये है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट क्या करता है, वो एवरेज आउट कर देता है और आपको एक फिगर दे देता है। इसने भी दे दी। तो लॉ बोलता है कि जब हमने इस इनकम को, फॉरेन सोर्स इनकम को टैक्सेबल इनकम में डाला, तो हमने इसके ऊपर 21.35% का टैक्स लगाया। वो लिख लो आप। तो हमने कहा एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे आता है? टैक्स लायबिलिटी यानी कि
डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, यानी कि मल्टीप्लाई बाय, और लॉ बोलता है उसको आप फॉरेन सोर्स इनकम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इतना 21.35% टैक्स हमने किस पर लगाया है, मिलियन का। और आंसर क्या आता है इसका, ये आप निकाल लो, अभी निकाल लेते हैं। 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 213500। ठीक है, तो टैक्स कहता है लोअर ऑफ टू, दोनों में से लोअर कौन सा है, दोनों में से लोअर है 1 लाख रुपए। और जब 1 लाख रुपए लोअर है तो हम वही लेस करेंगे। बेसिकली लॉ ये कह रहा है कि देखो तुमने फॉरेन कंट्री में पे किया 1 लाख, यहाँ पर बनता था 2,13,500। तो तुमने जो फॉरेन कंट्री में पे किया है वो हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं, तो हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं। इसके अंदर जो तुम्हारी इनकम शामिल हुई और हमने जो टैक्स लगाया वो इस इनकम पर, 10 लाख की इनकम पर बन गया 2,13,500, जो कि टैक्स इसमें आ चुका है। तुमने 1 लाख वहां भी पे किया हुआ है, हम वो लेस कर दिए देते हैं। तो 1,13,500 बच गया, वो इसके अंदर ही शामिल हो गया है। लाख का हमने तुम्हें रिलीफ दे दिया, तो बेसिकली इफेक्टिवली तुमने फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम पर हमें पाकिस्तान में 1,13,500 रुपए का टैक्स दे दिया। यहाँ बनता ही ज्यादा था, फिर भी हम कितने रहम दिल हैं कि हमने तुम्हारे उस टैक्स पर जो तुमने फॉरेन कंट्री में पे किया है हमने तुम्हें रिलीफ दे दिया। बेसिकली मैं इसको नरेट कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। और आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो बेसिकली एफबीआर वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा मासूम बन गया और बहुत अच्छा बन गया कि भैया देखो हम तो कितने मासूम हैं, कितने रहमदिल हैं, कितने नेक दिल हैं, कि तुमने फॉरेन कंट्री में जो भी टैक्स पे किया देखो वो तुमको हमने पूरा बेनिफिट दे दिया। हमारे यहाँ पर 2,13,500 हमने लगाया था, तुमने लाख वहां पे किया था, वो तुमने तुम्हें बेनिफिट दे दिया। इस पूरे सिनेरियो को मैं जरा कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ मैं। सिनेरियो नंबर 2 क्या है सर, सिनेरियो नंबर 2 ये है। अगर ये फॉरेन इनकम टैक्स पेड फॉरेन कंट्री में मैंने 3 लाख पे किया होता और पाकिस्तान की इनकम के हिसाब से, पाकिस्तान के एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से 2,13,500 बना, तो फिर हम लोअर में क्या लेते, हम लोअर में लेते। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती, इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती, हम ये कहते हैं इसको, मैं कहा देखो भैया बात सुनो, हम कितने रहम दिल हैं तुम्हें बता रहे हैं। हमारे हिसाब से हमने इसके अंदर इनकम में डाला कितना, 10 लाख, और टैक्स बना 1281। एवरेज रेट के हिसाब से बेसिकली 10 लाख का 2,13,500 रुपये हमने एवरेज रेट के हिसाब से पाकिस्तान की टैक्स लायबिलिटी में शामिल कर दिया तुम्हारा। दुख रहा होगा तुमको, जी बहुत दुख रहा है, क्योंकि मैंने फॉरेन इनकम टैक्स भी पे किया था। अच्छा एक काम करते हैं, देखो तुमने वैसे ही वहां बहुत ज्यादा पे कर दिया, तुम बेचारे मजलूम आदमी लगते हो, तो जितना 2,13,500 का टैक्स हमने इस टैक्स लायबिलिटी में स्लैब रेट के अंदर डाल दिया है वो हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हमने जो टैक्स लगाया हम तुम्हें वही छोड़ सकते हैं ना, जाओ माफ किया छोड़ा, क्योंकि तुमने वहां बहुत टैक्स पे किया हुआ है, बहुत ज्यादा टैक्स पे किया हुआ है। तो हमने तुम्हें छोड़ा। अगर तुमने 2,13 से कम पे किया होता तो हम उतना लेस करते, लेकिन तुमने तो वहां पे बहुत ज्यादा पे किया हुआ है। देखो हम पूरा वो वाला तो लेस नहीं कर सकते, लेकिन 2,13,500 जो हमारे बस में है, जो हमने एवरेज रेट के हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी में डाला है, वो हमने तुम्हें रिलीफ दे दिया। देखो हम कितने अच्छे हैं, लॉ कह रहा है देखो हम कितने अच्छे हैं। ठीक है, और जैसे उसने रिलीफ दिया, 106,7,500 की टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है, तो सर फिर फायदा क्या हुआ, जो टैक्स इसमें शामिल किया था हमने एफएसआई पर उसका रिलीफ दे दिया। फायदा क्या हुआ, हमने कहा "है मेरे बेवकूफ़ बच्चे, रिलीफ दिया है हमने एवरेज रेट पर और टैक्स लगाया है हमने प्रीवेलिंग स्लैब रेट पर, ये जरूर याद रखना। ये एफबीआर टोपी करा रहा है हमको कि हमने आपको बेनिफिट दे दिया, जितना टैक्स हमने एवरेज पे लगाया था वो पूरा बेनिफिट दे दिया। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो इस पर रेट एवरेज के हिसाब से लगा नहीं है,
इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको अगर तुम ऐसे एनालाइज करो कि 19 लाख को ना तुम दो हिस्सों में एनालाइज करो, 9 लाख और 10 लाख। 1281 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 1281, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसे बना ना, 1281, 41, फिर 9, 9, 19, फिर 19 के ऊपर लगा रहे हैं हम, तो हमने कहा 19 में से 10 लाख तो वो है जो बिजनेस इनकम एफएसआई वाला है। हम इसको जब ऐड कर रहे हैं तो देखो ये जा कितने पे रहा है भाई, हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं यार, आपको छुट्टी दे दी थी, आप इतनी रैम दिलो, तो आपने ये ऐड ही क्यों करवाया, क्योंकि जब ये ऐड हो रहा है तो ऐड कितने पे हो रहा है, 350 पे। और आप हमें बहुत रैम दिली का मुजाहरा करके वेरी एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर बेनिफिट दे रहे हो, तो भी कितना दे रहे हो, 2,13,500। इसका मतलब 350 और 2,13,500 के बीच में जो अमाउंट है वो डंडी आपने मार ली है, और वो हमसे आपने स्लैब रेट के गोरख धंधे के अंदर वो टैक्स आपने हमसे ज्यादा इस कैलकुलेशन में वसूल कर लिया है। क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ? खैर, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की अ, जो लिमिट्स हैं, उसकी यही चालाकी है, देख भी लो। हमने कहा भाई फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको लोअर ऑफ टू फॉरेन इनकम टैक्स पेड एंड पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स किस तरह से अल्लाह भला कर दे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बता दिया है, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉरेन टैक्स, अच्छा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस पर नहीं मिलता, फॉरेन सोर्स सैलरी पे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि फॉरेन सोर्स सैलरी डबल टैक्स ही नहीं होती। हमने देख लिया था कल कि या तो अगर फॉरेन सोर्स सैलरी फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है तो भी पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिए, लेकिन सर टैक्स ट्रीटी नहीं है। हमने बोला हमने कब मांगी थी टैक्स ट्रीटी? हमने कहा टैक्स ट्रीटी ना भी हो तो भी फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने अगर सैलरी के ऊपर टैक्स काट लिया है, हम दोबारा यहाँ पर उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। सर अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा, दुबई है, कतर है, तो हमने कहा फिर क्या करेंगे आप? फिर हम लगाएंगे, टैक्स क्रेडिट देंगे। टैक्स क्रेडिट तो तब मिलेगा जब फॉरेन कंट्री में कोई टैक्स कटाओ, कटा ही नहीं है तो टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो बचने का उससे क्या तरीका था? हमने कहा भैया पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, बाहर जॉब कर लो, और टैक्स ईयर एंड होने तक वापस मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी। वेर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, कल के लेक्चर में पढ़ा। आपको बात समझा पा रहा हूँ मैं? ठीक है। यानी फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बी, ये यही बात लिखी हुई है, मैंने आपको बताया। और जो फॉरेन इनकम टैक्स है देखो 2 सालों में पे करना पड़ेगा, हमने ये बोल दिया, आप हमने लॉ के तहत हमने ये मान लिया, आपकी बात मान ली कि फॉरेन कंट्री के अंदर फॉरेन एम्प्लॉयर फॉरेन इनकम पे टैक्स पे विदहोल्ड करके पे कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पे किया, पे करना बाकी है, तो हमने कहा भैया 2 साल के अंदर अंदर पे कर दो। टैक्स ईयर 25 में अगर आप टैक्स ईयर 26 में अगर आप क्रेडिट ले रहे हो, 27 भी है 28 भी है, ये टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 2 साल है, 27 भी है 28 भी है, 2 सालों के अंदर टैक्स पे कर दो। अदरवाइज होगा क्या कि 29 के अंदर ये टैक्स क्रेडिट आपका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी फॉरेन कंट्री में टैक्स की लायबिलिटी पे करने की नीयत तो हमें लग नहीं रही है। एफटीसी यहां पर आपने क्लेम कर लिया है, दिस इज रॉन्ग, झूठ बोल के क्लेम कर लिया आपने। ठीक है बेटा, ये बात हम कल पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल भी हमने देख ली। अब आता है बेटा टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस। शब टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस की अगर आप बात करेंगे तो ये भी एक टैक्स क्रेडिट है। मिल किसको रहा है? इनका ये रेजिडेंट को नहीं मिल रहा,
ये एवरी पर्सन को मिल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ नॉन रेजिडेंट होगा उसको भी मिलेगा जी, उसको भी मिलेगा। एफटीसी देखो सिर्फ रेजिडेंट को मिल रहा था, ये पर्सन को मिल रहा है। पर्सन कैन बी रेजिडेंट, कैन बी नॉन रेजिडेंट। ठीक होगी बात। पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट। किस पर मिलेगा? हमने कहा भाई मॉनेटरी डोनेशन पे करोगे तो भी मिलेगा, नॉन मॉनेटरी डोनेशन पे करोगे तो भी मिलेगा। ठीक। प्रॉपर्टी दे दो, एसेट दे दो तो भी मिलेगा। डोनेशन दे दो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे दो, कोई सब्सक्रिप्शन दे दो, आई कैप में तुमने सब्सक्रिप्शन दे दी, आई कैप एनपीओ है, सब्सक्रिप्शन दे दी, तो भी क्या टैक्स क्रेडिट मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, कायदे कानून की रूह से, लॉ की रूह से आपको मिलना चाहिए। ठीक है। सर ये डोनेशन हम किसको देंगे तो हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हमने कहा ये आप इनको डोनेशन दोगे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनको डोनेशन दोगे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये कौन लोग हैं? ये कौन इदारे हैं? आओ देखते हैं। हमने कहा किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, जो पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो एचईसी हो, चाहे आखान बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड हो, आखान बोर्ड हो, आखान बोर्ड। सर क्या आखान बोर्ड को डोनेशन देंगे तो मिलेगा? आओ देखते हैं। बोर्ड ऑफ एजुकेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, यानी गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ओहो, इसका मतलब आखान वाले को नहीं मिलेगा। आखान बोर्ड को अगर आपने डोनेशन दिया तो उस पर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आखान बोर्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, प्राइवेट बोर्ड बोर्ड है। जियाउद्दीन बोर्ड ऑफ एजुकेशन को आपने, वो प्राइवेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, ये कोई भी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, कोई भी तालीमी इदारा हो, हॉस्पिटल हो, या रिलीफ फंड हो, जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया हो। सर यहाँ पे भी गवर्नमेंट वाली चीज को डोनेशन देने पे टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, इसका मतलब और किसी चीज पर टैक्स क्रेडिट आप दे ही नहीं रहे हो। तो अभी दो पॉइंट्स में नहीं आया। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके पास अ, अल्लाह भला कर दे, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स आ जाएंगे, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाएंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे आ गई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल, जिना वगैरह। रिलीफ फंड एस्टेब्लिश्ड और रन इन पाकिस्तान। अब ये इट में भी कोरोना रिलीफ फंड, फ्लड रिलीफ फंड, ठीक है, एनी रिलीफ फंड, जो गवर्नमेंट का फंड है, आप उसमें दो तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर ये भी सारे गवर्नमेंट इदारे थे, ये भी सारे गवर्नमेंट के इदारे थे जिनको हम डोनेशन दे रहे थे तो टैक्स क्रेडिट मिल रहा था। किसी प्राइवेट एनजीओ वगैरह को अगर दें तो क्या नहीं मिलेगा? हमने कहा आ रहा है। एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय एफपीआर। तो जो अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अब ये सारी अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ठीक है। जितनी भी एनजीओ हैं जिन्होंने एफबीआर से अप्रूव्ड है, जो एफबीआर से अप्रूव्ड है, उनको अगर आप टैक्स और डोनेशन दोगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन को जो 100C में अपने टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल। मैंने आपको बताया था कि जो एनजीओज हैं, जो एनपीओज हैं, 100C एक सेक्शन आएगा जो बोलेगा कि इनको टैक्स क्रेडिट है और इनकी पूरी इनकम पे टैक्स क्रेडिट है, सॉरी पूरी टैक्स लायबिलिटी पे टैक्स क्रेडिट है, और इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है इफ दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। तो ऐसे इदारे जिनको अपनी टैक्स लायबिलिटी पे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उनको डोनेशन देने पर, अगर वो एफबीआर से अप्रूव्ड है, तो उनको डोनेशन देने पर आपको सेक्शन 61 का भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। दैट कुड बी एनी एनपीओ।
इट कुड बी आई कैप, आई कैप को डोनेशन दे दो, कुड बी आईबीए, कुड बी जैबिस्ट, जैबिस्ट एनपीओ, ठीक है, आईबीए एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट किसे कहते हैं भाई सर? नॉन प्रॉफिट उसे कहते हैं जो, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट लेकर अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। प्रॉफिट सरप्लस आएगा तो वो उसी इदारे की ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटीज में यूज हो जाएगा। आई कैप का सरप्लस अगर आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आई कैप वो सरप्लस हम मेंबर्स को बांट देता है, चलो भाई सारे मेंबर्स थोड़ा थोड़ा ले लो भाई, खत्म करो सरप्लस, ऐसे नहीं। उससे आई कैप कोई फैसिलिटेशन सेंटर खोलेगा, कोई लाइब्रेरी खोलेगा, कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करेगा, कोई आउटरीच करेगा, कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन करेगा, फेयर करेगा, बच्चों को घेरेगा, मेंबर्स को घेरेगा, मेंबर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। वो उसी ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी, वो किसी पर्सनल बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होता। अच्छा भाई। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी एंटिटीज और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कहाँ पर मेंशन्ड है? 13th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये एक ऐसा शेड्यूल है जो आपको लॉ में मिलता है, इसमें बहुत सारे इदारों के नाम आ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो? So, जो अप्रूव्ड एनपीओज हैं तो अप्रूव्ड एनपीओज हैं और यहाँ नाम लिखा हुआ है, वो तो 13 शेड्यूल में आगे तो उन पर टैक्स रेट मिल जाएगा। यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ फिर भी कोई अप्रूव्ड एनपीओ है तो भी टैक्स के रेट मिल जाएंगे, सही। इस सारे नाम आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को आप डोनेशन दो, सिटीजन फाउंडेशन को दे दो, या सीपीएलसी को दे दो, ठीक है, फातमिट फाउंडेशन को दे दो, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो नाम से गिवन है, इनमें से दोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी अगर कोई अप्रूव्ड एनपीओ है, अप्रूव्ड बाय एफबीआर, उसको आपने डोनेशन दे दिया तो भी आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मेन इसमें बात यह है, जो टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन मिलेगा वो मिलेगा लोअर ऑफ टू पे। लिमिट है लोअर ऑफ टू, कैलकुलेट करना पड़ेगा जो एक्चुअल अमाउंट है, या अगर कोई प्रॉपर्टी दी है उसकी एफएमवी। और दूसरी लिमिट होगी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, एंड 20% इन केस ऑफ कंपनी। तो एवरेज रेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, एवरेज रेट को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, एवरेज रेट को आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो एवरेज रेट को आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट होगी लोअर ऑफ टू, यानी लोअर ऑफ दिस एंड लोअर ऑफ दिस। बेटा एक कॉल आ रही है, जरा मैं जवाब दे दूं फिर कंटिन्यू करता हूँ। लोअर ऑफ टू पे हमें मिलेगी दो लिमिट से, एवरेज रेट मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ टू, ठीक है। और अगर आपने एसोसिएट को डोनेशन दिया है तो लिमिट्स आधी हो जाएंगी बेसिकली। एक और कंडीशन ये है कि जो आप डोनेशन पे करेंगे ये होना चाहिए थ्रू क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक, यानी बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चैरिटेबल पर्पस किसको बोलते हैं? डेफिनेशन आ गई। एनपीओ किसको बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर मेन बात क्या है कि एक तो ये होनी चाहिए फॉर रिलीजियस एजुकेशनल चैरिटेबल वेलफेयर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लॉ के तहत रजिस्टर होनी चाहिए, यानी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए, और अप्रूव्ड बाय कमिश्नर होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय एफबीआर होनी चाहिए। और इसका कोई एसेट्स कोई प्राइवेट बेनिफिट ना दे, जो कि एनपीओ का एक उसूल, मेन उसूल यही होता है कि उसका एसेट किसी के लिए प्राइवेट बेनिफिट कन्फर नहीं करता। सर जो डोनेशन आप दे रहे हो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके ऊपर आप लेक्चर में देखेंगे तो इस पर डिटेल गाइडलाइंस आपको वैसे ही मिल जाएंगी लेक्चर में। इसके अंदर मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि अगर कोई इंपोर्टेड आइटम, इसकी लॉजिक रैशनल वगैरह सब डिटेल बात हुई है, अभी तो मुख्तसर बात करके बस मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, क्विक डिस्कशन इन गो थ्रू है। इंपोर्टेड आइटम्स वैल्यू, अगर डोनेशन आपने इन काइंड दिया है तो जो इंपोर्टेड आइटम्स है वो कस्टम वैल्यू लेंगे उसकी, प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस पेड बाय द डोनर। अगर आपने ऐसा कोई आइटम डोनेट किया है जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है इन पाकिस्तान, परचेज किया है आपने और डोनेट कर दिया, उसकी फिर आप परचेज प्राइस अलॉन्ग विद ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टैक्स क्रेडिट के लिए कंसिडर करेंगे। कोई यूज डेप्रिशिएबल आइटम है तो उसकी टैक्स डब्ल्यूडीवी कंसिडर करेंगे। अगर कोई मोटर व्हीकल आपने ली है, ये रूल कह रहा है, वैल्यू ऑन रूल 228 सब रूल 4, ठीक है। डिटेल्ड गाइडलाइंस क्यों कैसे क्या, तो ये आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। मोटर व्हीकल है, नई मोटर व्हीकल है और इंपोर्ट करी है और आपने डोनेट कर दी है, तो उसकी फिर आप सीआईएफ वैल्यू लेंगे, प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल रजिस्ट्रेशन। सीआईएफ में कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह सब आ जाता है। सर लोकली परचेज करिए न्यू व्हीकल और आपने
डोनेट कर दिए, तो हमने कहा कि फिर जो लोकली परचेज्ड है उसकी जो आपने एक्चुअल प्राइस पे की है वो प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल रजिस्ट्रेशन। अगर इंपोर्टेड व्हीकल आपने इंपोर्ट इंपोर्ट की है, यूज्ड व्हीकल अगर आपने इंपोर्ट की है, नई नहीं, नई इंपोर्ट की है तो CIF प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने यूज्ड व्हीकल इंपोर्ट की है तो कस्टम ड्यूटी प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल रजिस्ट्रेशन। देख लो, इंपोर्ट प्राइस अडॉप्टेड बाय कस्टम अथॉरिटीज प्लस ऑल ड्यूटीज चार्जेस रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने पहले साल में डोनेट नहीं की, दूसरे साल में पहला यानी कि फर्स्ट ईयर आपने फुल इस्तेमाल करी और अगले साल डोनेट करिए, सो 10% एवरी ईयर कम होता जाएगा, मैक्सिमम अप टू 5 years। ठीक है। और अगर यूज व्हीकल लोकली परचेज्ड है तो उसके लिए ये होता है कि ओरिजिनल वैल्यू का 10% फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर रिड्यूस होगा, और 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू विच एवर इज हायर, अगर 5 साल से ऊपर हो जाती है तो। ठीक हो गई बात। मुख्तसरन ये कि वैल्यूएशन के रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लेक्चर में डिटेल में इसके ऊपर हमने बात की हुई है, तो जिसको रेफर करना है वो ये रेफर कर ले। फिर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं इसी की। ठीक है बेटा। और उन एग्जांपल्स, अच्छा, छोटे छोटे से हमारे पास दो टैक्स क्रेडिट से उनको भी देख ही लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। एक है टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव पेंशन फंड। अच्छा, ये टैक्स क्रेडिट क्या है? ये टैक्स क्रेडिट ये सिंपल, ये टैक्स क्रेडिट बेसिकली इनकरेज कर रहा है कि एलिजिबल पर्सन को, अब एलिजिबल पर्सन कौन होता है? एलिजिबल पर्सन होता है जिसका CNIC है। तो मतलब सिटीजन की बात हो रही है, जिस सिटीजन की बात हो रही है जिसका CNIC है, तो सिटीजन है जिसका CNIC है। और किसको इनकरेज किया जा रहा है? ऐसे बंदे को जिसकी सैलरी इनकम है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सैलरी इनकम है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इन दोनों हेड में से कोई ना कोई इनकम है, कोई एक इनकम भी है, सैलरी भी है तो भी, इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो भी, दोनों है तो भी, कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए। सर अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस की जगह इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड तो है लेकिन उसमें लॉस है, तो क्या तो भी मिलेगा टैक्स? जी तो भी मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस तो कर रहा है। तो एलिजिबल पर्सन है, CNIC वगैरह है, और ये सैलरी इनकम अर्न कर रहा है, बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर वो किसी प्राइवेट पेंशन फंड के अंदर सेविंग करता है तो। एक तो है वो पेंशन जो एम्प्लॉयर से मिलती है जब बंदा रिटायर होता है, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो पेंशन नहीं है। ये प्राइवेट पेंशन फंड है कि अगर कोई पाक कतर तकाफुल या तकाफुल पाकिस्तान या मीज़ान का कोई अप्रूव पेंशन फंड है, उसमें आप अमाउंट डाल रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट डाल रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट डाल रहे हैं, तो जो भी पूरे साल आप अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम पे करेंगे, इसको अप्रूव पेंशन फंड में, और वो अप्रूव पेंशन फंड किसके अंडर रजिस्टर्ड हो? अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स के तहत रजिस्टर हो, तो फिर जो भी कंट्रीब्यूशन आप उसमें दे रहे हैं आपको उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा मैंने बता दिया था आपको, उससे मल्टीप्लाई होगा क्या? लोअर ऑफ टू। क्या लिमिट्स हैं? जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपने पूरे साल पे किया, मिसाल के तौर पर 10-10 हज़ार करके आपने पूरे साल में 1,20,000 पे किया, या 20-20 हज़ार करके आपने पूरे साल में 240 पे किया, तो वो, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द करंट ईयर। ईजी है। 20% टैक्सेबल, इसका भी हम क्या, अभी हम सवाल देखेंगे, उस सवाल के अंदर आप दिख भी लेंगे। लोअर ऑफ टू, इस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये फ्रेश कंट्रीब्यूशन जो पूरे साल में आपने पे किया है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी एक APF से दूसरे APF में अपना बैलेंस ट्रांसफर किया है, क्योंकि दूसरे APF के ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, बेनिफिट्स फीचर ज्यादा आ गए थे, नया लॉन्च हो गया था, तो हमने कहा ये वो, अगर पुराना बैलेंस आपने नए वाले APF में ट्रांसफर किया तो उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलेगा। ये भी बता दिया मैंने, सिंपल है। और आखिरी लास्ट ये वही बात है कि अगर कोई टैक्स क्रेडिट ज्यादा हो जाता है, अगर कोई टैक्स क्रेडिट, हाँ, अल्लाह भला कर दे, लाइबिलिटी से ज्यादा हो जाता है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लॉजिकली स्पीकिंग जो भी टैक्स क्रेडिट टैक्सेबल इनकम की एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर बेस करता है, वो टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई होकर कम हो जाए, वो टैक्स लाइबिलिटी से एक्सीड नहीं कर सकता। अच्छा, एक टैक्स क्रेडिट है टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अलग आएगा, ये वाला टैक्स क्रेडिट टैक्स लाइबिलिटी से एक्सीड नहीं कर सकते। फिर ये नया टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट फॉर अलाउड फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। लो कॉस्ट हाउसिंग लोन के ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये नया टैक्स क्रेडिट है, ये नया टैक्स क्रेडिट है जो लॉ में आया है फाइनेंस एक्ट 2025 में।
इसके तहत ये इंडिविजुअल के लिए है, तो इंडिविजुअल की टैक्सेशन चूंकि लेस इंपॉर्टेंट होती है इसलिए लेस इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन है नया इसलिए इंपॉर्टेंट है, आ जाए कुछ पता नहीं। इंडिविजुअल है वो क्लेम कर सकता है टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स ईयर और एनी प्रॉफिट ऑन डेट, अगर वो पूरे साल में जो भी सूद पे कर रहा है या इस्लामिक सूद पे कर रहा है। इसकी पूरी डिटेल मैंने बताई है लेक्चर के अंदर। इस्लामिक प्रॉफिट को कहते हैं, इस्लामिक बैंक जो प्रॉफिट चार्ज करता है, इस्लामिक मार्कअप बोल दो उसको, उसके ये नाम है, शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन मेड ऑन लोन। ये नाम कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, बड़ी डिटेल डिस्कशन है लेक्चर के अंदर, आप रेफर करना चाहें रेफर करें। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ, कन्वेंशनल मार्कअप पे किया है या इस्लामिक मार्कअप पे किया है, अदर देन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 15A रेंट वाले लाभ, अगर तो ये 15A में से लेस होगा तो फिर ये इसका यहाँ की बात नहीं आ रही है। ठीक, अगर ये वहां डिडक्ट होगा तो फिर इसके ऊपर यहाँ बात नहीं करेंगे हम, रेंट में डिडक्ट होगा तो यहाँ बात नहीं करेंगे, तो जब रेंटल देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो सर वो जो लोन लिया है, लो कॉस्ट हाउसिंग लोन लिया है, क्यों लिया है? फॉर कंस्ट्रक्टिंग और परचेजिंग वन पर्सनल हाउस हैविंग अ लैंड एरिया अप टू 2500 स्क्वायर फीट और फ्लैट अप टू 2000 स्क्वायर फीट, ये लिमिट है। अच्छा सर, जो लोन लिया है किससे लिया है, किस पर्पस के लिए लिया है, तो ये आ गया लिया किससे, हमने कहा शेड्यूल्ड बैंक से लिया, या बैंक से लिया है, या किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत लिया है, या अगर एम्प्लॉय है और उसने अपनी लिस्टेड कंपनी से ये लोन लिया है, तो वो उस पर भी जो मार्कअप पे करेगा उसका उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, जैसे ऊपर वाले मिल रहे थे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, लोअर ऑफ 2 पे मिलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। ठीक है, समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स आपके सामने, अल्लाह भला कर दे, पेश खिदमत है। डिटेल्ड तो लेक्चर आप जब देखेंगे, अगर देख देख लिया होगा आपने तो आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस एग्जाम्पल के अंदर मैं ज़रा चले जाता हूँ और ये एग्जाम्पल मैं आपको रन थ्रू करवा देता हूँ, जरनाब वाली। ठीक है, आप देख सकते हैं, जरनाब वाली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रही आ गई। टैक्सेबल सैलरी है, फुल टाइम टीचर है, फुल टाइम टीचर वाला टैक्स रेट तो खत्म हो गया, सैलरी है। IFOS भी है, बिजनेस इनकम भी है लेकिन फॉरेन कंट्री से आ रही है, FSI है, तो FSI है उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट यानी कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा। ज़कात भी डिडक्ट हुई है, डोनेशन भी दिया है, और डोनेशन दिया है 1,10,000 टू प्राइवेट अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन कैश। प्राइवेट है लेकिन अप्रूव्ड है, तो डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन दे दिया कैश में, अब नहीं मिलेगा सर। कैश में क्यों दिया? ही डोनेटेड हिज हाउस होल्ड फर्नीचर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, FMV इज एस्टिमेटेड एट 10-50, इस पे मिलेगा टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आओ देख लेते हैं कैसे। टैक्सेबल सैलरी, IFOS, बिजनेस इनकम, टोटल इनकम आ गई, जक़ात लेस करी, टैक्सेबल इनकम आ गई। देखा सैलरीड केस है, नॉन सैलरीड केस है, रेशो निकाला 77 बन रहा, तो सैलरीड केस है। 6,16,000 और फिर 41 लाख के ऊपर जितना भी है वो 35%। सरचार्ज ऐड करेंगे क्योंकि 10 मिलियन से ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जाती है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी स्लैब के हिसाब से बनती है उसका 9% आपको, जिसकी सैलरी है उसके लिए 9 है, जिसकी सैलरी नहीं उसके लिए 10 है। अगर, फिर बता रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ऊपर जाती है तो फिर सरचार्ज पेएबल है। लेक्चर्स में आपने डिटेल में देख लिया होगा, सेक्शन भी हमने रेफर किया था। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई, फिर क्या लेस होंगे? टैक्स क्रेडिट। टैक्स रेट में पहला फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे लेस होगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट बिल्कुल वैसे ही आपने लेस कर लिया। फिर आप लेस करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, डोनेशन का टैक्स क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था डोनेशन का जो टैक्स क्रेडिट है उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो सर ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया कहाँ से? हमने कहा फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो ये लाइबिलिटी बनी आपकी, कौन सी वाली लाइबिलिटी बनी आपकी? ये वाली, ये वाली। तो सर हम फिर अब जब टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन के लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम ये टैक्स लाइबिलिटी को रिवाइज कर देंगे, FTC लेस करके लिखेंगे, यस। और टैक्सेबल इनकम तो चेंज होगी नहीं, टैक्सेबल इनकम तो चेंज
होगी नहीं, वो तो वही रहेगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? बस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन में जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उसके अंदर आपने ये एहतियात करनी है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लोअर ऑफ टू, एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो लिमिट थी। ठीक है, अभी देख लो। एक्चुअल डोनेशन 1050 से 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, दोनों में से लोअर कौन सा होगा भैया? 12 मिलियन का 30%, 3.6 मिलियन समथिंग आ जाएगा। तो ये 1050 ही लोअर है। इसी पे टैक्स क्रेडिट दे दो, कैलकुलेट कर लो, लेस कर लो, आंसर आ गया। अच्छा, जो टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन का है, वही एपीएफ का भी यूज होता है, वही हाउसिंग लोन का भी यूज होता है। प्रैक्टिस एग्जाम्पल 2 है, वो भी देख ही लो भाई। उसमें क्या अलग से पैसे तो नहीं लग रहे? नहीं लग रहे भाई। ठीक है, उसमें भी सैलरी है, आईएफओएस है, जक़ात है, सब आ गया। टैक्स लाइबिलिटी वगैरह निकाली, सरचार्ज 9 ले रहे हैं। सर यहाँ नॉन सैलरीड है, फिर भी क्यों 9 ले रहे हैं? क्योंकि लॉ की वर्डिंग है कि अगर सैलरी हो तो 9 लिया जाएगा। तो बेसिकली बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है मैंने। बात समझ आ रही? देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि भाई ये तो सैलरीड पर 9 है। लेकिन अगर आप लॉ देखोगे ना, तो लॉ में अगर आप देखोगे तो सरचार्ज की जो वर्डिंग्स हैं, ये मैंने लेक्चर में डिटेल बात करी है इसके ऊपर। आप लोग लेक्चर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर भी साथ में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम थोड़ा सा जरा स्पीड जरा ज्यादा रखेंगे हम ना। अल्लाह भला कर दे। ये देखें, ये सरचार्ज की बातें आ गई हैं यहाँ पे। प्रोवाइडेड दैट इन केस एन इंडिविजुअल डराइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, हेड सैलरी के अंदर कोई भी इनकम आ गई उसकी, तो फिर उसके लिए रेट क्या हो जाएगा भैया? 9% हो जाएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ भी 9 ही रखा। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन सेम पैटर्न पर हमने कैलकुलेट किया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एपीएफ की लिमिट भी हमने सेम रखी। यानी कि जो एफटीसी में हमने किया था कि एफटीसी लेस किया था, और जो चैप, पार्ट 10 चैप्टर 3, पार्ट 10 चैप्टर 3 के जो टैक्स क्रेडिट्स थे, ये वाले, ये सारे के सारे पार्ट 10 चैप्टर 3 के टैक्स क्रेडिट्स हैं। ये जो पार्ट 10 चैप्टर 3 के टैक्स क्रेडिट्स हैं, पार्ट 10 चैप्टर 3 के जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, कौन से वाले? आप देख भी सकते हैं भैया। ये रहा पार्ट 10 चैप्टर 3 के चैरिटेबल डोनेशन, ये ओमिट हो गया। ये देखें, ये पढ़े ना आपने? ये पार्ट 10 चैप्टर 3 के अंडर आ रहे हैं सारे बहन भाई टैक्स क्रेडिट्स हैं। बहन भाई टैक्स क्रेडिट्स हैं, इसको हम कहते हैं ब्रदर सिस्टर टैक्स क्रेडिट्स। ये जो ब्रदर सिस्टर टैक्स क्रेडिट्स हैं, तो उनके लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी तीनों के लिए देख लो हमने सेम यूज किया। डोनेशन में जो लिमिट होगी, वो डोनेशन देख भी लो भाई, सवाल ही देख लेते हैं। कयास करने की जरूरत ही क्यों है हमें? डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कैश, इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। प्राइवेट चैरिटेबल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, थ्रू चेक है। और डोनेशन ऑफ 50,000 पेड इन कैश टू 13 शेड्यूल इंस्टीट्यूशन है, तो ये तो 13 शेड्यूल है, और ये भी डोनेशन टू गवर्नमेंट था, लेकिन हमने कहा ये डोनेशन, इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये कैश में थी। तो हमने कहा बी और सी पे मिलेगा, यानी 80,000 और 12 लाख, यानी 1280 पे मिलेगा। देख लो 1280 लिखा हुआ है। 1280 को कंपेयर करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम 11 मिलियन, 30% तो 33 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो हमने कहा भैया आफियत इसी में की यही है। एपीएफ में देखो एवरेज रेट ऑफ टैक्स वही है। एपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना है ये चेक कर लेते हैं। एपीएफ का कंट्रीब्यूशन है 2850।
हम यहाँ पर लिमिट कंपेयर करेंगे तो 2850 वर्सेस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम थे 11,828, देख लो। जब हम कंपेयर करते हैं 2850 को 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, तो यहाँ पर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम लोअर आ जाता है। तो देखो हमने क्या लिया फिर, 23,65,600। सेम इज द केस विद लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। सो आई होप कि ये टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, डिडक्टिबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट का चैप्टर भी आपके पल्ले पड़ गया होगा। और इंशाल्लाह अब आपका रिवीजन बहुत अच्छा और पक्का हो गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बिजनेस इनकम स्टार्ट करेंगे और बिजनेस इनकम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। मुझे और सारे को दुआ में रखें, उन्हें बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे 6:30 PM इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।